कभी सोचा है कि एक छोटा सा कॉमा या एक बिंदु दुनिया भर में कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है? मतलब जो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वो किसी और के लिए कंफ्यूजन का पहाड़ खड़ा कर सकता है। और कभी-कभी तो भाई ये कंफ्यूजन लाखों करोड़ों का भी पड़ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, जरा इसे देखिए। क्या लगता है कितनी रकम लिखी है ये? पहली नजर में तो बड़ा सीधा साधा मामला लगता है ना, पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है, अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाले देश से है तो उसके लिए ये $56,000 से भी ज्यादा की रकम है। लेकिन अगर कोई फ्रांस से है तो उसके लिए ये सिर्फ $57 के आसपास है। सोचिए जरा, एक कॉमा और पूरी की पूरी कीमत ही बदल गई। ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन में कितनी छिपी हुई बारीकियां होती हैं। ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, असल में ये एक बहुत बड़े ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। इसे हम कह सकते हैं दशमलव का महाविभाजन। ये कहानी है कि दुनिया नंबर्स को लिखती और समझती कैसे है और इसमें कितना फर्क है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दशमलव के लिए डॉट का इस्तेमाल, जिसे हम में से ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, असल में दुनिया के बहुत कम हिस्सों में होता है। जी हाँ, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नंबरों को इस तरह से लिखता ही नहीं है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। साफ पता चल रहा है कि दशमलव कॉमा का राज कहां-कहां चलता है। यूरोप के ज्यादातर देशों से लेकर दक्षिण अमेरिका तक और अफ्रीका से लेकर एशिया के कई हिस्सों में कॉमा ही असली किंग है। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारे लिए नॉर्मल है वो पूरी दुनिया के लिए नॉर्मल हो, ऐसा जरूरी नहीं। अब ये देखिए, एक ही नंबर है लेकिन अलग अलग देशों में इसका हुलिया ही बदल गया है। अमेरिका में कॉमा और डॉट जहां हैं, जर्मनी और स्पेन में ठीक उसके उल्टे हैं। वहां हजारों को डॉट से अलग करते हैं और दशमलव के लिए कॉमा लगाते हैं। और फ्रांस तो एक कदम और आगे है, वो लोग तो स्पेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है। और इसका असल दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जैसा कि ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी खुद कहती है। जब इन अलग अलग फॉर्मेट वाली डेटा फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे में भेजा जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। ये किसी भी टेक टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। लिखने के पूरे सिस्टम में ऐसे कई छिपे हुए नियम भरे पड़े हैं जो अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में बिल्कुल बदल जाते हैं। अच्छा, सीरियल कॉमा को ही ले लीजिए, जिसे ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। अंग्रेजी में किसी लिस्ट की आखिरी चीज से पहले इसे लगाना एक आम बात है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फ्रेंच में वहां इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो इसका मतलब होता है कि लिस्ट की आखिरी चीज पर खास जोर दिया जा रहा है। मतलब में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव आ जाता है। और डैश के बारे में क्या ख्याल है? अंग्रेजी में हम विचारों को जोड़ने या उन पर जोर देने के लिए डैश का खुलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्रेंच लिखने वाले लोग अक्सर इसकी जगह कोलन या फिर इलिप्सिस यानी उन 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इससे लिखने की पूरी लय और अंदाज ही बदल जाता है। और फिर आता है कैपिटलाइजेशन का मामला। अंग्रेजी के टाइटल्स में लगभग हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। वहीं फ्रेंच में यह नियम बहुत सदा हुआ है। आमतौर पर सिर्फ पहले नाउन और उससे ठीक पहले वाले एडजेक्टिव को ही कैपिटल किया जाता है तो ये छोटी सी बात, लेकिन एक भाषा को दूसरी से तुरंत अलग कर देती है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां भाषा और संस्कृति गणित की अपनी भाषा को ही बदल देती हैं। जी हां, ये सच है। गणित के सिंबल भी पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं होते। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका जो शॉर्ट फॉर्म या सिंबल है वो अक्सर उस भाषा के शब्दों से ही बनता है। तो अंग्रेजी में ये GCD है, जर्मन में GGT और फ्रेंच में PGCD। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक, लेकिन सिंबल हर जगह अलग। और कमाल की बात तो ये है कि एक ही भाषा के अंदर भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदलने से सब कुछ बदल जाता है। जैसे गणित में -1 का स्क्वायर रूट होता है I, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में I का मतलब होता है करंट। तो किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए वो लोग J का इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि सिंबल कितने फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर होते हैं। और तो और N जैसा सिंबल भी जो नेचुरल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर भी सबकी सहमति नहीं है। क्या इसमें 0 शामिल है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल पूछा किससे जा रहा है। कुछ गणितज्ञ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं। एक ही सिंबल लेकिन 2 अलग अलग मतलब। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे फर्क हैं तो ऐसी दुनिया में साफ साफ बात कैसे की जाए
जहां सिंबल के मतलब बदलते रहते हैं। इसका एक ही जवाब है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जहां भी मुमकिन हो एक कॉमन भाषा, एक कॉमन नियम बनाना। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि कोई सिंबल यूनिवर्सल है। उसका मतलब हमेशा कॉन्टेक्स्ट से तय होता है, चाहे वो देश की संस्कृति हो, पढ़ाई का कोई खास विषय हो या फिर बस एक आम बातचीत। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के कुछ सफल मॉडल भी मौजूद हैं। जैसे E164 फॉर्मेट को ही ले लीजिए। ये फ़ोन नंबर्स के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये पक्का करता है कि जब भी कोई नंबर डायल किया जाए तो वो हर बार सही जगह लगे, चाहे उसे दुनिया के किसी भी कोने से लगाया जाए। यहाँ एक बहुत सीधा साधा उदाहरण है। यूके का एक लोकल नंबर इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके एक ऐसे ग्लोबल यूनिक नंबर में बदल जाता है जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। ये आसान है, असरदार है और सारी कन्फ्यूजन को खत्म कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे मिलकर नियम बनाने से हम बातचीत की मुश्किलों को आसानी से दूर कर सकते हैं। और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है। हमने नंबर, पंक्चुएशन और सिंबल के बारे में बात की। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसे और कौन से यूनिवर्सल नियम हैं जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं, लेकिन शायद वो उतने यूनिवर्सल हैं ही नहीं। ये एक तरह का न्योता है अपने आसपास की दुनिया में कम्युनिकेशन की इन छिपी हुई परतों को खोजने का।